हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलैरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो यहां पर हम एनालिटिक फंक्शन के जीरोस कैलकुलेट करेंगे और एनालिटिक फंक्शन की सिंगुलैरिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले देखते हैं कि जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, किसी भी एनालिटिक फंक्शन के अगर आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या करना है, उस एनालिटिक फंक्शन को उठा के जीरो के इक्वल रख देना है और उसमें से जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। जो जेड की वैल्यू आपकी आएगी वही उस एनालिटिक फंक्शन के जीरोस होंगे। देखिए, एक्चुअल में जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब यह है कि जेड की ऐसी वैल्यू जिस पर एनालिटिक फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, उस जेड की वैल्यू को जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। सिमिलर एक ऐसा ही टॉपिक आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, आप जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते थे तो वहां पर आप क्या पढ़ते थे कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे। सिमिलरली जेड की ऐसी वैल्यू जिसको एनालिटिक फंक्शन में रखने पर एनालिटिक फंक्शन जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो जीरोस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वैल्यू जीरो आएगी, नहीं, वैल्यू जीरो केवल फंक्शन की आएगी, जेड की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। आ भी सकती है कभी कभी। तो देखो, वही यहां पर लिखा है कि द वैल्यूज ऑफ जेड, जेड की ऐसी वैल्यू फॉर विच एनालिटिक फंक्शन, जिसके लिए एनालिटिक फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसी जेड की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी एनालिटिक फंक्शन के जीरोस को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, आप फंक्शन को उठा के एफ जेड को उठा के जीरो के बराबर रख देंगे और वहां से जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जो जेड की वैल्यू आएंगी वही जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन होंगे। ठीक है। द जीरो ऑफ ऑर्डर 1, अब ये जीरो का ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 क्या है, इसकी बात करते हैं हम आगे। तो जिस जीरो का ऑर्डर 1 होता है उसको सिंपल जीरो कहते हैं। तो एक क्वेश्चन से इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, है ना। और 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है कि जीरोस क्या होते हैं एनालिटिक फंक्शन के। तो चलिए इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी फंक्शन के जीरोस निकालने तो उठा के उस फंक्शन को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे पुट एफ जेड, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है, इसको जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है। देखिए, एफ जेड को जीरो पुट करने का मतलब है एफ जेड तो इसके इक्वल है, तो इसको उठा के जीरो पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, जेड माइनस टू, जेड माइनस 3 और जेड माइनस 3 की पावर है 3 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू में जीरो। अब देखो, इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। अब जरा ध्यान देना, ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जेड माइनस 1 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3 की होल पावर 3 इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास जेड की, देखिए अब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो रखेंगे। तो अगर आप जेड माइनस 2 को जीरो रखते हैं तो यहां से आपको जेड की वैल्यू मिलती है 2। ठीक है ना। और अगर आप जेड माइनस 3 की होल पावर 3 को 3 जीरो रखते हैं तो यहां से आपको मिलती है जेड की वैल्यू 3। लेकिन यहां पर अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला जो जेड है, ये वाला जो जीरो है, देखो अब ये जीरो आ गए इस एनालिटिक फंक्शन के, और एनालिटिक फंक्शन के जो जीरो है ना वो जीरो नहीं है। देखो जेड इक्वल टू 2 क्या है, जीरो ऑफ द गिवन एनालिटिक फंक्शन। जेड इक्वल टू 3 क्या है, जीरो ऑफ द गिवन एनालिटिक फंक्शन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जेड इक्वल टू 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 क्यों है, देखो ये जेड माइनस 2 जो फैक्टर था इसकी पावर 1 थी। फैक्टर की पावर जितनी होती है उसका ऑर्डर उतना ही होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास सिंपल जीरो है। कैसा जीरो है, सिंपल जीरो, मतलब इसका ऑर्डर 1 है। और ये कैसा जीरो है, इट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का जीरो है, ऑर्डर जीरो ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का जीरो है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये जेड इक्वल टू 3 3 बार आएगा। जेड माइनस 3 की होल पावर 3 है, तो ये कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो जितनी बार आएगा उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। ये केवल एक ही बार आएगा तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो किसी को समझ में ना आए। तो ये होता है जीरो।
तो किसी भी एनालिटिक फंक्शन के अगर आपको जीरो कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो आप आसानी से उसके जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज करेंगे हम आगे सिंगुलैरिटी में। तो चलिए हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, सिंगुलैरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। अच्छा सिंगुलैरिटी जरा ध्यान दीजिए, जीरोस अगर मान लो मैं आपको कहूं कि इसमें इसके सिंगुलर पॉइंट निकालो क्या होंगे, तो देखो अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो आप पूरे फंक्शन को उठा के जीरो रख देते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर को उठा के जीरो रख दो, आपके पास जीरोज आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सिंगुलर पॉइंट निकालो, क्या निकालो, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। जैसे ये जो फंक्शन है कहां पर एनालिटिक नहीं है, ये z इक्वल टू 1 पे एनालिटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि z इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो z की जगह मैं 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन जीरो पर 1 पे डिफाइन नहीं है, इसका मतलब इसका सिंगुलर पॉइंट कितना है, 1 है। तो अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो आप या तो न्यूमरेटर को उठा के जीरो रख दें या पूरे फंक्शन को उठा के जीरो रख दें, आपके पास जीरोज आ जाएंगे। और अगर आपको सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंगुलर पॉइंट के लिए अगर पॉलिनोमियल है तो डिनोमिनेटर को उठा के जीरो रख दो, आपके पास सिंगुलर पॉइंट आ जाएंगे, है ना। और अगर कोई और फंक्शन है, जैसे कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, वहां पर डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो उसमें आपको वो पॉइंट देखना पड़ेगा जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, वही पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना, सिंगुलर पॉइंट अलग चीज है और जीरोज अलग है, दोनों को सेम नहीं समझना है। अब हम चलते हैं आगे, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंगुलैरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, है ना। देखिए भले यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को जरूर समझना चाहिए, है ना। तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में सिंगुलैरिटी का मतलब है क्या। देखिए सिंगुलैरिटी का मतलब सिंगुलर पॉइंट ही है, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, या फिर सिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं। एक ही बात है, सिंगुलैरिटी बोलूं या सिंगुलर पॉइंट बोलूं, एक ही बात है। तो जिस फंक्शन पर डिफाइन नहीं होता उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। देखो वही लिखा है, ए पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ए पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इज नोन एज सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उसको सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, यूनिट 4 में भी पढ़ के आए हैं सिंगुलर पॉइंट, है ना। हमने वहां पर भी बहुत ज्यादा सिंगुलर पॉइंट को कैलकुलेट किए थे। अब यहां पर जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी की। तो देखो सिंगुलैरिटी आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई फंक्शन दिया उसका, उसमें से आपको सिंगुलैरिटी निकालनी है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सिंगुलैरिटी में नहीं है या सिंगुलर पॉइंट निकालने में नहीं है। अब ये सिंगुलैरिटी कितने टाइप की होती है ना। तो अब हम जरा यहां पर ध्यान दीजिए, तो सिंगुलैरिटी को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और जो हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, पोल और इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और देखो यहां पर यानी कि हमारे पास जो ये टोटल सिंगुलैरिटी आपको यहां दिखाई दे रही है, इन सभी सिंगुलैरिटी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं यहां पर सभी का आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, है ना। दोनों को हमें पढ़ना है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आइसोलेटेड का मतलब क्या है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, देखिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड और वो इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, मान लीजिए जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया, यानी कि सिंगुलैरिटी हो गई यहां पर हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट के जो नेबरहुड है, इस पॉइंट के आसपास के जितने भी पॉइंट है, हमने क्या किया, इस सर्कल के बाहर एक छोटा सा इसके बाहर एक छोटा सा सर्कल बना दिया, एक छोटा सा क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, है ना। एक छोटा सा सर्कल मैंने इसके चारों तरफ बनाया इस तरह से। ये अगर जरा ध्यान देना, अगर ये जो गिवन फंक्शन है अगर वो इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है और अगर वो इसके आसपास जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है। क्या नहीं है, नॉट एनालिटिक। ध्यान देना जरा, नॉट एनालिटिक, इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके आसपास जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर
ये एनालिटिक है, आसपास के सभी पॉइंट पर एनालिटिक है, बस इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो देखो अगर ये इस पॉइंट पर नॉन एनालिटिक है, मतलब एनालिटिक नहीं है, और आसपास सभी पॉइंट पर एनालिटिक है, तो ऐसी सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ऐसी सिंगुलैरिटी को क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बोलो बात समझ में आ गई। और अगर ये फंक्शन z इक्वल टू ए पर सिंगुलर नहीं है, मतलब नॉट एनालिटिक है, क्या है? नॉट एनालिटिक है, और इसके आसपास जो पॉइंट है उन पर भी नॉट एनालिटिक है, तो ऐसी सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट में दोनों का डिफरेंस बता दिया है ना, कि आइसोलेटेड में क्या होता है, ए पॉइंट पर है, इसके आसपास नहीं है। नॉन आइसोलेटेड में क्या है, ए पॉइंट पर तो है ही, इसके आसपास भी है, इसके नेबरहुड में भी है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जहां पर हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है उसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बनाइए। अगर उस सर्कल में कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, और अगर आ रहा है तो वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो ये तो मेरे ख्याल से दोनों का मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं और पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, और उसमें जो ये तीन टाइप है, इन तीनों टाइप की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले मेरे पास आया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है ना। तो देखो यहां पर डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने आपको अभी बताया वही यहां पर लिखा हुआ। देखो क्या लिखा है, इफ z इक्वल टू ए इज ए सिंगुलर पॉइंट, अगर z इक्वल टू ए एक सिंगुलर पॉइंट है, एंड इफ देर इज नो अदर सिंगुलैरिटी या नो अदर सिंगुलर पॉइंट, और कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है, कहां पर? विद इन अ स्मॉल सर्कल सराउंडिंग द z इक्वल टू ए। जैसा मैंने अभी डायग्राम बना के बताया, ये z इक्वल टू ए है, इसको छोटे से सर्कल से हमने सराउंड कर दिया। अगर इसके अंदर कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तब ये जो सिंगुलैरिटी होगी इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, तो और हमें क्लियरली समझ में आएगा। जरा यहां पर ध्यान देना, एक एग्जांपल यहां पर लिखा है। अच्छा, इसके बीच में इक्वल टू का साइन है, यहां पर क्या है? इक्वल टू का साइन है। चलिए मैं इसको नीचे लिखता हूं। तो हमारे पास एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 3। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और मुझे ये शो करना है, मुझे ये एग्जाम्पल है मेरा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का। क्यों है ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का एग्जाम्पल, जरा इसको बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंगुलर पॉइंट हमने कैलकुलेट किए हैं पहले। तो जरा देखो सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या है इसके। सिंगुलर पॉइंट्स के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना होता है। डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना होता है। तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर देता हूं, तो z इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से मुझे z की दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक मिली 3, है ना, एक मिली 0 और एक मिली 3। अब आगे देखो जरा, मैं इन दोनों सिंगुलर पॉइंट को ग्राफ पे मार्क करके दिखाता हूं आपको, है ना, कि मैं क्यों इनको कह रहा हूं कि ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के एग्जांपल है। देखो जरा, ये मेरे पास आ गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान से देखो जरा, देखिए तो यहां पर मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ की वाई एक्सिस। ठीक, चल अब जरा ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये जेड प्लेन है हमारा, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर दो सिंगुलर पॉइंट आए थे, एक तो z इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, z इक्वल टू 0 यहां कहीं होगा, और z इक्वल टू 3 इधर कहीं होगा, है ना। ये पॉइंट मेरा z इक्वल टू 3 है, और ये पॉइंट मेरा z इक्वल टू 0 है, सब जानते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, इन सिंगुलर पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया। देखो ये सर्कल हालांकि डॉटेड होना चाहिए, लेकिन मैं डार्क बना रहा हूं। ये एक छोटा सा सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है ना। चलिए, और यहां पर भी एक छोटा सा सर्कल बनाया, ये लीजिए, ठीक है। इसको दोबारा छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पर मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं, ये लीजिए, ये हमारा z इक्वल टू 3 वाला पॉइंट था, ये z इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था, ये क्या था हमारा z इक्वल टू 0, और ये क्या हमारा z इक्वल टू 3, ये पॉइंट।
तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 3 के चारों तरफ मैंने एक छोटा सा सर्कल, देखिए सर्कल बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल सर्कल है ना। तो आप देखो क्या इस सर्कल के अंदर कोई और सिंगुलर पॉइंट आया? कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं आया, दूसरा सिंगुलर पॉइंट बहुत दूर है, इसके अंदर ये नहीं आ रहा, इसके अंदर ये नहीं आ रहा। यानी कि कहने का मतलब ये है z इक्वल टू 3 इज अ सिंगुलर पॉइंट और इसके आसपास कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है। यहां पर भी देखो ये भी सिंगुलर पॉइंट है, इसके आसपास कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ठीक है, देखिए आसपास सिंगुलर पॉइंट होने का मतलब है कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है ना। और इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पर कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंगुलैरिटी कैसी है? ये सिंगुलैरिटी हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। हम इसको क्या कहेंगे? हेंस इट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इसको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्यों कह रहे हैं। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। और देखिए जनरली अगर देखिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब आती है मैं आपको बता देता हूं। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तब आती है जब हमारे पास इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट हो, और यहां पर देखो फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट है। तो आप ध्यान रखना जब भी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आएगी, ये तो आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में जनरली इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। अगर सिंगुलर पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो आप ये मान के चलें कि वहां पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का ही कोई ना कोई टाइप होगा जनरली, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो ये तो मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर 3 सिंगुलैरिटी हैं, इन तीनों को हमें पढ़ना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी देखिए अभी 2022 में रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो हमारा मेन पेपर है उसमें इसी का एक क्वेश्चन आया था, सॉरी बैक पेपर में आया था इसका क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा मेन पेपर था लास्ट ईयर का उसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, यानी कि मेन पेपर में यहां से आया था, बैक पेपर में यहां से आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब इसको जरा थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को कब हम रिमूवेबल कहते हैं, कब हम उसको पोल कहते हैं और कब हम उसको इसेंशियल कहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो कैसे समझेंगे, अब जरा यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल टू ए एक सिंगुलर पॉइंट है। लेट z इक्वल टू ए इज एन सिंगुलर पॉइंट। z इक्वल टू ए जो है एक सिंगुलर पॉइंट है, ऐसा मैंने मान लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अगर ये z इक्वल टू ए एक सिंगुलर पॉइंट है तो क्या करते हैं, देखो अब यहां पर हम एक काम करते हैं, मैं इस सिंगुलर पॉइंट को z इक्वल टू ए इज एन सिंगुलर पॉइंट, तो इस सिंगुलर पॉइंट को मैं यहां लिख लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास z इक्वल टू ए एक सिंगुलर पॉइंट है। क्या है? एक सिंगुलर पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, इसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, है ना। सर्कल बहुत स्मॉल होता है लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। ये मैंने इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। ये एक सर्कल मैंने इसके चारों तरफ बना दिया। तो ये z इक्वल टू ए पर क्या है, एनालिटिक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू ए एक सिंगुलर पॉइंट है। क्या है? सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। इस पर एनालिटिक नहीं है, तो जिस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है उसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना दो। उसके बाहर तो एनालिटिक है, उसके बाहर मैं एक सर्कल और बना रहा हूं और इसके बाहर ये एनालिटिक है, यानी कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं था उसके बाहर एक छोटा सा सर्कल बना दो तो ये एक होल बन गया। लेकिन इसके बाहर जो रीजन है, जिस पोर्शन में ये एनालिटिक है, देखिए इस पोर्शन में क्या है, ये एनालिटिक है। इस पूरे पोर्शन में ये फंक्शन एनालिटिक है। बोलो बात क्लियर होगी? इस पोर्शन में एनालिटिक है, इसमें एनालिटिक नहीं है। अब जरा इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन आपने कहां देखा था, इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था लॉरेंस सीरीज। लॉरेंस सीरीज कब एप्लीकेबल होती है? अगर हमारा जो फंक्शन है, अगर हमारा फंक्शन z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके आसपास का जो रिंग शेप का रीजन है, अगर वो उस रीजन में एनालिटिक है तो हम वहां पर लॉरेंस सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो जहां पर वो सिंगुलैरिटी है उसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना दो,
उसके बाहर जिस एरिया में वो सिंगुलर पॉइंट नहीं है, या इस पोर्शन में जिस पोर्शन में वो एनालिटिक है, उस पोर्शन में भी एक सर्कल और बना दो। यानी कि हमारा जो फंक्शन है इस पूरे पोर्शन में एनालिटिक है, और अगर इस पूरे पोर्शन में एनालिटिक है तो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बाय लॉरेंस सीरीज। अब हम यहां पर क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, लॉरेंस सीरीज को देखें। अब लॉरेंस सीरीज क्या होती है, नीचे लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखें। लॉरेंस सीरीज देखो, लॉरेंस सीरीज होती है ये एफ जेड इक्वल टू ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन, एन इक्वल टू 0 से लेकर एन इक्वल टू इन्फिनिटी। जब मैंने आपको लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो आपने देखा कि लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन में हमने एक भी क्वेश्चन में लॉरेंस सीरीज को अप्लाई नहीं किया है ना। हमने जब उससे पहले टेलर सीरीज पढ़ा था, तो टेलर सीरीज में तो हमने फिर भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेलर सीरीज का यूज किया था, लेकिन लॉरेंस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें हमने किसी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, हमने डायरेक्ट करे थे बाइनोमियल थ्योरम से। लेकिन अब हम इस लॉरेंस सीरीज का यूज करेंगे सिंगुलैरिटी को कैलकुलेट करने में। तो आप जरा ध्यान देना, ये मेरे पास लॉरेंस सीरीज है, इसमें देखो दो टर्म आती हैं। एक पहला वाला अगर आप देखें, यहां n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक समेशन है ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन। तो अगर आप इस पर ध्यान दें थोड़ा सा, इस वाले पोर्शन पर, तो इसमें आप देखेंगे कि z की पावर पॉजिटिव है। z की पावर क्या है, पॉजिटिव है। और z की पावर पॉजिटिव अगर आपको याद हो तो टेलर सीरीज में आता था। और टेलर सीरीज में देखो, टेलर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो टेलर सीरीज ये इतना पार्ट तो टेलर सीरीज का ही है ना। ये पार्ट क्या है, टेलर सीरीज का ही है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट में देखो जरा, सेकंड पार्ट में z की पावर निगेटिव है, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेलर सीरीज का पार्ट है, और टेलर सीरीज में सर्कल के अंदर सिंगुलैरिटी होती नहीं है। टेलर सीरीज कब हम डिफाइन करते हैं, जब हमारा फंक्शन किसी सर्कल के अंदर क्या हो, एनालिटिक हो। नॉन एनालिटिक के लिए डिफाइन नहीं होती। नॉन एनालिटिक के लिए कौन डिफाइन होती है, लॉरेंस सीरीज। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए यूजलेस है। हमारे लिए काम का पार्ट है ये वाला, ये काम का पार्ट है। क्योंकि अगर z इक्वल टू ए पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसमें यही पार्ट काम आएगा। यही लॉरेंस सीरीज का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक काम करते हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो पहले n की वैल्यू 1 रखो, तो क्या बनेगा b1, और यहां बनेगी पावर -1। देखो अगर z माइनस ए की पावर -1 है, अगर z माइनस ए की पावर -1 है तो इसको 1 अपॉन z माइनस ए लिखा जा सकता है। तो वही किया यहां पर, देखो यहां b1 हो गया और अपॉन में क्या आ गया, z माइनस ए, b2 अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर, b3 अपॉन z माइनस ए की होल क्यूब, और ये ऐसे ही चलते जाएगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इतना पार्ट लॉरेंस सीरीज का जो ये वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, और हमारा पूरा सिंगुलैरिटी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस पार्ट को कहा जाता है प्रिंसिपल पार्ट। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल पार्ट है लॉरेंस सीरीज का, जिसको हम शॉर्ट में पी लिखेंगे, प्रिंसिपल पार्ट। अच्छा, ये पहला वाला जो पार्ट होता है, इसको भी मैं बता दूं, हमारे लिए हालांकि ये काम का नहीं है, लेकिन ये होता है हमारा जनरल पार्ट या फिर एनालिटिक पार्ट। इसको हम कहते हैं जनरल पार्ट। जनरल पार्ट या फिर एनालिटिक पार्ट भी इसको कहा जाता है। तो हमारे लिए ये काम का नहीं है, हमारे लिए ये काम का है। अब करते हैं स्टार्ट आगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इतना जो मैंने बताया। अब आगे जब बढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं कहां, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी देखो क्या होती है, मैं बताता हूं। इन नोट इफ, ये इन नहीं है, इफ है ना। तो यहां पर क्या है, इफ नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, नो निगेटिव टर्म, b1 b2 b3 bn इक्वल टू 0। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, मैं एक ही बार में समझा देता हूं है क्या। देखो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब आएगी, आपको क्या करना है, मान आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपको चेक करना है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने कि क्वेश्चन की सिंगुलैरिटी को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है, जो फंक्शन आपको दिया है, उसको एक्सपेंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक्सपेंड, सीरीज में एक्सपेंड कर दीजिए। जब आप उसको सीरीज में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है,
सीरीज में एक्सपेंड करने के बाद अगर उस सीरीज के अंदर सारी टर्म पॉजिटिव आ रही हैं, सभी टर्म क्या आ रही हैं, मतलब सभी टर्म पॉजिटिव का मतलब है अगर उस सीरीज के अंदर सभी टर्म के अंदर z की पावर पॉजिटिव है, z की पावर क्या है, पॉजिटिव है। देखो अगर z की पावर पॉजिटिव है, सभी टर्म में z की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें जनरल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं। देखो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर क्या होगा, z की पावर नेगेटिव आएगी, z की पावर नेगेटिव। अब जरा ध्यान देना, अगर आपके जो आपका fz फंक्शन है, अगर उसका जो एक्सपेंशन है, अगर उसके अंदर सारी के सारी टर्म पॉजिटिव, सारे जितनी भी टर्म आ रही है सभी में z की पावर अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वहां पर आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। देखो यही लिखा है यहां पर, इफ नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कोई टर्म ही ना हो, यानी कि इसका मतलब इसमें टर्म ना होने का मतलब है कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें z की पावर नेगेटिव हो। तो अगर ये वाला पार्ट आपका आता ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब आपके सिंगुलैरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब इसी को दूसरे तरीके से बोल दिया कि नो नेगेटिव टर्म, यानी कि अगर आपके एक्सपेंशन में कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव टर्म का मतलब समझिए यहां पर नेगेटिव पावर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, नॉन रिमूवेबल, सॉरी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहेंगे। या फिर आप इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि b1 b2 b3 सब जीरो हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये b1 b2 b3 सब जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब यही है ना कि ये पार्ट नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक पॉइंट में इसको समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर सीरीज के अंदर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब वहां पर सिंगुलैरिटी कैसी है, रिमूवेबल है। अच्छा, इसको एक तरीके से हम और पता कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, जहां पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है ना, अगर आप उस फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे सिंगुलर पॉइंट पर, अगर आप उस फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे सिंगुलर पॉइंट पर, तो वो लिमिट आपकी एग्जिस्ट भी करेगी और फाइनाइट भी आएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी उस क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और वो लिमिट यूनिक भी आएगी, मतलब फाइनाइट आएगी। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्कस द सिंगुलैरिटी। इसकी सिंगुलैरिटी को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि यहां पर इसकी सिंगुलैरिटी क्या होगी। तो जरा ध्यान देते हैं, तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं क्या इसमें आएगा आंसर। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो फंक्शन दिया है उसको आप fz मान लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो fz है, दैट इज साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a। अब अगर आप इसमें देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है, तो देखो सिंगुलर पॉइंट सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर z माइनस a की वैल्यू 0 अगर आ गई तो सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि z इक्वल टू a क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस ए, ब्रैकेट में आपका बचेगा साइन जेड माइनस ए। और मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बहुत बार बता भी चुका हूं कि साइन एक्स की सीरीज, साइन जेड की सीरीज और कॉस जेड की सीरीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अब यहां पर मैं साइन जेड की सीरीज को लिख देता हूं, तो देखिए एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस ए। अब यहां पर मैं साइन जेड की सीरीज लिखने जा रहा हूं, देखो क्या होती है, 1 माइनस जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए की होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड माइनस ए की होल पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश डैश डैश। ये होती है हमारे पास साइन सीरीज। बट यहां पर देखो जेड की जगह जेड माइनस ए आ गया। अब आप उसको साइन, देखो जब हम रियल की बात करते थे, रियल वेरिएबल की बात करते तो साइन एक्स लिखते, तो साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। बट यहां एक्स की जगह जेड माइनस ए आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जेड माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू, अच्छा यहां पर 1, यहां पर 1 नहीं आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास ये जेड माइनस ए आएगा। क्या आएगा, जेड माइनस ए। तो इसको जेड माइनस ए लिखें क्योंकि एक्स से स्टार्ट होती है एक्चुअल में सीरीज। कहां से स्टार्ट होती है,
x से। देखो अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर ये z माइनस ए, देखो z माइनस, तो 1 अपॉन z माइनस ए ब्रैकेट में z माइनस ए 1 से स्टार्ट होती है कॉस की सीरीज, है ना, x से स्टार्ट होती है साइन की सीरीज। तो ये हमारे पास साइन सीरीज आ गई। अब जरा ध्यान देना, z माइनस ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ z माइनस ए के अपॉन में z माइनस ए ही आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस, यहां पर z माइनस ए की पावर 3 है और नीचे z माइनस ए आएगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो z माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस ए की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस z माइनस ए की पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आ जाएगा। अब इस सीरीज को जरा ध्यान से देखो, क्या इस सीरीज के अंदर आपको कोई निगेटिव टर्म दिखाई दे रही है? ये सीरीज का क्या है, प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, इसमें प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं। देखो कोई भी z की पावर निगेटिव नहीं है, यानी कि ये तो सारे पॉजिटिव टर्म आ रही है। नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, और अगर इसके अंदर कोई भी टर्म प्रिंसिपल पार्ट की नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कौन सी सिंगुलैरिटी है, यहां पर रिमूवेबल टाइप की सिंगुलैरिटी है। तो यहां पर आप जरा ध्यान देना, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू ए, देखिए सिंगुलैरिटी क्या है यहां पर, z इक्वल टू ए, है ना। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू ए इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। कैसे सिंगुलैरिटी हो गई, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गई। ये तो सबको क्लियरली समझ में आ गया ना कि यहां पर सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू ए है, और z इक्वल टू ए किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म आ ही नहीं रही है ना, यानी कि ये तो जनरल पार्ट है लॉरेंस सीरीज का, इसमें कोई भी टर्म नहीं है नेगेटिव पावर की, तो इसका मतलब ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अच्छा, इसमें मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जहां पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी वहां पर लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और फाइनाइट भी आएगी। देखो आप इसकी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर आप इसकी लिमिट को कैलकुलेट करें z इक्वल टू ए पर, तो देखो साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, सीधे सीधे लिमिट इसकी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी लिमिट को कैलकुलेट करूं, लिमिट z माइनस ए टेंड्स टू 0 साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए, तो इसकी लिमिट आएगी 1। कितनी लिमिट आएगी, 1 आएगी। तो देखो 1 क्या है, एक फाइनाइट नंबर भी है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी तो आ रही है, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है। तो आप देख सकते ये, लेकिन तभी होगा जब आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, अगर रिमूवेबल नहीं होगी तो नहीं आएगा। ठीक है ना। आप चाहे तो यहां लिमिट लगा के देख लें, आप इसमें इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, यहां लिमिट लगा दे, तो जब आप यहां लिमिट लगाएंगे तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लिमिट क्या है, फाइनाइट भी है और एग्जिस्ट भी है, इसका मतलब ये सिंगुलैरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन यहां पर एक और दे दिया, ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, जरा देखें क्या है इसमें। सिंपल सा है, सिंगुलैरिटी चेक करनी है इसके भी, है ना। तो देखो यहां पर एफ जेड कितना दिया है, एफ जेड इक्वल टू, और देखो इसमें सिंगुलर पॉइंट, पहले मैं चलिए सिंगुलर पॉइंट बताता हूं आपको। सिंगुलर पॉइंट क्या है इसमें, सिंगुलर पॉइंट इसमें 0 है, सिंगुलर पॉइंट। तो अगर मैं इसके सिंगुलर पॉइंट की बात करूं तो वो है z इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान दें, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो कितना लिखा है, z माइनस साइन z अपॉन जेड क्यूब। इसको और ऐसे लिख लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड क्यूब को बाहर ले लेते हैं कॉमन, और z माइनस साइन z। और अब क्या करते हैं, यहां पर इस सीरीज को ओपन कर देते हैं। देखो यहां से मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो देखो कितना आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड क्यूब ब्रैकेट में z माइनस, देखो साइन z को ओपन करो, साइन z की सीरीज को क्या करना है, ओपन करना है। तो देखो कितना आएगा, z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल
माइनस जेड की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/z³ जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और यहां प्लस माइनस माइनस आएगा, जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और प्लस जेड की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड माइनस डैश 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 डैश, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां देखो जेड से जेड कैंसिल हो गया, और अगर जेड से जेड कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा क्या, एफ जेड इक्वल टू, अब देखो जेड से जेड कैंसिल हो गया और जेड क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जेड क्यूब से जेड क्यूब कट जाएगा, तो यहां पर आएगा 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर बचेगा ऊपर अपॉन में 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस जेड की पावर 5, जेड की पावर नहीं 4 बचेगी, जेड की पावर कितनी बचेगी 4 अपॉन 7 फैक्टोरियल और माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, क्या इसमें जेड की कहीं पर भी पावर निगेटिव आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट की कोई टर्म नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट इसमें है ही नहीं, तो जिस सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब वहां पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हमारी होगी। चलिए देखिए, तो यहां पर इस पूरे के पूरे सीरीज में दिस इंप्लाइज नो टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट की कोई टर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज, इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, तो यहां पर z इक्वल टू 0 जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स की सिंगुलैरिटी पे, जो है कि जिसका नाम है पोल, है ना। तो जरा पोल देखिए, पोल को एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो पोल की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो हमारे पास ये सिंगुलैरिटी का टाइप है पोल, लेकिन जनरली आपको जब पोल्स पूछे जाते हैं बहुत सारी जगह पर आपको पोल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो देखो पोल्स क्या होते हैं, पोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को 0 पुट करना पड़ता है, यानी कि जो सिंगुलर पॉइंट आएंगे आपके वही आपके पोल्स भी होंगे। अभी इसके बाद और भी कुछ होगा, उसके बाद में बात करेंगे, फिलहाल पहले इसको समझते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। अब देखो अभी तक तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म आ ही नहीं रही थी, है ना, लेकिन अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं, फाइनाइट ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल पार्ट आता है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर जो सिंगुलैरिटी होगी वो पोल होगी, है ना। तो टाइप्स ऑफ, कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी होगी, पोल टाइप की सिंगुलैरिटी होगी, ठीक है। तो नंबर कैसी होनी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। अच्छा, इसी को अगर आप लिमिट से चेक करना चाहें तो लिमिट से भी चेक कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर जो सिंगुलैरिटी है वो पोल टाइप की है, वहां पर अगर आप उसकी लिमिट निकालेंगे तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट आएगी। अब जरा यहां पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ये लॉरेंस सीरीज है, ये इसका जनरल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है। आप देखो यहां पर प्रिंसिपल पार्ट में केवल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, हो सकता है एक ही हो, तो 3 है, इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो इसका सिंगुलर पॉइंट होगा, देखो यहां पर सिंगुलर पॉइंट क्या है, z माइनस ए, इसको 0 रखोगे तो z की वैल्यू a आएगी, तो ये जो सिंगुलर पॉइंट होता है इसको हम यहां पर कहेंगे पोल ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, z इक्वल टू ए इज ए पोल, ये क्या होगा, पोल होगा। लेकिन अब इस केस में आपको पोल का ऑर्डर भी बताना पड़ेगा, जैसे हमने 0 का ऑर्डर बताया था ना स्टार्टिंग में, 0 का ऑर्डर कैसे बताया था, अगर z माइनस ए इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू ए 0 है, उसका ऑर्डर 1 है। सिमिलरली पोल का भी ऑर्डर बताएंगे। देखो अगर आप देखो यहां z माइनस ए, इसको अगर मैं 0 रखूं तो z की वैल्यू एक ही बार a आएगी, यहां पर z की वैल्यू 2 बार a आएगी, यहां पर z की वैल्यू 3 बार a आएगी, इसका मतलब इसका पोल 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 है। तो z इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3।
मतलब आपको जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टर्म की पावर सबसे ज्यादा है डिनोमिनेटर में, उतना ही उस पोल का ऑर्डर होगा। तो ये जो अभी तक जिसको हम सिंगुलर पॉइंट बोल रहे थे उसको यहां पर हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन के पोल कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को उठा के 0 रख देना, वहां से जो जेड की वैल्यू मिलेगी वो उस एनालिटिक फंक्शन के पोल्स होंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया, डिस्कस द सिंगुलैरिटी, इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी को डिस्कस करना है ना। चलिए फिर से आगे देखिए, यहां पर ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर में पूछा जाता है। और देखो अगर आपसे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पूछी है तो आप क्या करो, फंक्शन को एक्सपेंड कर दो, क्योंकि यहां पर फंक्शन आपके पास जनरली या तो साइन आएगा या कॉस आएगा या ई आएगा, ई की पावर में, और इन तीनों का ही एक्सपेंशन आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, इनका एक्सपेंशन आप जानते हैं। चलिए तो यहां पर हमारे पास हमें इसके सिंगुलैरिटी को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एफ जेड लिख लेता हूं। तो इसको मान लेते हैं एफ जेड के इक्वल साइन जेड माइनस ए अपॉन में जेड माइनस ए की होल पावर 4। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में एक्चुअल में यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट जेड इक्वल टू ए। तो जेड इक्वल टू ए पर हमें इसकी सिंगुलैरिटी चेक करनी है। मतलब सीधा सीधा हमें ये बताया गया है कि आपको ये बताइए कि जो जेड इक्वल टू ए है ये कौन सी टाइप की सिंगुलैरिटी है ना, हमें इस सिंगुलैरिटी का टाइप बताना क्या है। तो चलिए बता देते हैं, बहुत ही आसान है, क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना बस। देखो 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 4 को रखो बाहर, ब्रैकेट में आप ले लो साइन जेड माइनस ए, और साइन जेड माइनस ए की सीरीज को कर दीजिए ओपन। तो देखो अगर आप इस सीरीज को ओपन करते हैं तो कितना आएगा, 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 4 को बाहर रखते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करना हमें आता है, जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए की होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यही आएगा, और माइनस जेड माइनस ए की होल पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस, ये सारी सीरीज आप लोग याद कर लीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, साइन सीरीज, कॉस सीरीज आपको याद करनी है, ई की सीरीज क्या होती है, लॉग की सीरीज क्या होती है, ये 4 सीरीज आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए ना, एफ जेड इक्वल टू, अब देखो इस जेड माइनस ए की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 आएगा। जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 बचेगा क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जेड माइनस ए की पावर 3 बचेगा, नीचे एक कट जाएगा, माइनस यहां पर देखो ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 4 आ जाएगी तो नीचे बचेगा, तो 1 अपॉन जेड माइनस ए इंटू 3 फैक्टोरियल बच जाएगा। फिर आगे चलो प्लस में, अब यहां पावर 5 है, पावर 4 है, तो अब ऊपर ही बचेगा जेड माइनस ए अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस जेड माइनस ए, ऊपर कितनी पावर बचेगी, 3 बचेगी, अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें, अब आप यहां पर ध्यान दें, देखो यहां पर जेड की पावर निगेटिव है, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो जेड की पावर माइनस, जेड माइनस ए की पावर -3 होगी। जब भी जेड डिनोमिनेटर में आता है, अगर जेड डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है, निगेटिव है, क्योंकि नीचे उसकी पावर पॉजिटिव है। तो देखो यहां पर जेड की पावर निगेटिव, यहां पर भी जेड की पावर निगेटिव। तो आप जरा देखो जेड की पावर निगेटिव कितने हैं, 2 टर्म में जेड की पावर निगेटिव है। इसका मतलब अब प्रिंसिपल पार्ट में 2 टर्म आ गई जो कि फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। तो मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, देखो जरा, देखिए तो यहां पर क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, दिस इंप्लाइज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, this implies finite number of terms in principal part। प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 टर्म है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पर इसका मतलब जो हमारी सीरीज सिंगुलैरिटी हो गई वो कौन सी हो गई, दिस इंप्लाइज, देखिए कौन सी सिंगुलैरिटी हो गई, तो यहां पर जो हमारे पास सिंगुलैरिटी है वो रिमूवेबल नहीं है, पोल सिंगुलैरिटी है, पोल टाइप सिंगुलैरिटी, पोल टाइप सिंगुलैरिटी है ना। तो यहां पर पोल टाइप सिंगुलैरिटी है, तो z इक्वल टू ए इज अ पोल टाइप सिंगुलैरिटी, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, z इक्वल टू ए इज अ पोल टाइप सिंगुलैरिटी।
तो z इक्वल टू ए क्या है, पोल टाइप सिंगुलैरिटी है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये पोल टाइप सिंगुलैरिटी है तो आपको एक चीज और बतानी होगी कि जो आपकी सिंगुलैरिटी है उसका ऑर्डर क्या है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दें, मैंने आपको बताया था z इक्वल टू ए पोल है जिसका ऑर्डर 3 है। यहां पर देखो z माइनस ए की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब z इक्वल टू ए ऑल्सो z इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3, बात समझ में आ गई। और अगर आप यहां पर इसकी लिमिट कैलकुलेट करने जाएंगे, हालांकि मैं नहीं कर रहा हूं लिमिट को कैलकुलेट, अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट क्यों आएगी, देखो यहां पर साइन थीटा अपॉन थीटा बनाओ, जेड माइनस ए थीटा का काम कर रहा है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा बनाओगे उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बचेगा क्या 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 बचेगी। और जब आप उसमें जेड की जगह ए पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 बन जाएगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, यानी कि इसकी लिमिट इनफाइनाइट आ रही है। तो अगर लिमिट इनफाइनाइट आती है तो भी आप कह सकते हैं कि ये कैसी सिंगुलैरिटी है, पोल टाइप सिंगुलैरिटी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इसकी सिंगुलैरिटी भी कैलकुलेट करते हैं, सॉरी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी लिमिट इनफाइनाइट आएगी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। अगेन इंपॉर्टेंट है इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसमें क्या होगा, देखो प्रिंसिपल पार्ट में अगर एक भी टर्म नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो पोल टाइप सिंगुलैरिटी, और अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। तो मतलब हमें ये चेक करना है केवल कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो बहुत आसान हो गया। या फिर एक और तरीके से बता सकते हैं कि इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी, यानी कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, फाइनाइट भी आती है। पोल टाइप सिंगुलैरिटी में लिमिट इनफाइनाइट आती है और इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन अगर आप इसमें यहां पर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कैसे पता चलेगा, आपको अलग अलग पाथ से लिमिट निकालनी पड़ेगी, जो हमने यूनिट नंबर 4 में किया था। और अगर अलग अलग पाथ से लिमिट अलग अलग आती है तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ फंक्शन को एक्सपेंड कर देना है और उसमें चेक करना है कि उसमें प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स है या इनफाइनाइट है या है ही नहीं, आराम से बता देंगे आप। अच्छा यहां पर एक और तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर मान लीजिए एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, अगर हमारा लॉरेंस सीरीज से एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करेंगे, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही आसान है, और देखिए वो क्या है, वो नीचे लिखा है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज इसेंशियल सिंगुलैरिटी। देखो आप क्या करेंगे, आपको जो एनालिटिक फंक्शन दिया है उसके आप जीरो निकालेंगे और उसके जीरो जो आएगा उसके जीरो पे लिमिट लगा देंगे, उसके जीरो पे क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो उसकी जो लिमिट आएगी ना, उसकी जो लिमिट आएगी वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। क्या होगी, इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए तो हम यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं इसेंशियल सिंगुलैरिटी का, ये रहा मेरे पास, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इसेंशियल सिंगुलैरिटी है क्या। तो इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इसको पहले मैं एफ जेड मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, इसको एफ जेड मान लेता हूं। और यहां पर इसकी जो इसेंशियल सिंगुलैरिटी बतानी है हमें, अगेन मैं आपको बता दूं एट जेड इक्वल टू ए पर बतानी है। अब देखो कभी कभी जेड इक्वल टू ए लिखा हुआ आता है, कभी कभी लिखा हुआ नहीं आता, तो इसलिए आप अगर नहीं भी लिखा है तो भी आप मान के चलेंगे कि जेड इक्वल टू ए जो सिंगुलैरिटी है, हमें ये बताना है कि जेड इक्वल टू ए कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन फंक्शन आपको दिया है उसको आप एफ जेड मान लेंगे, गिवन फंक्शन को क्या मान लेंगे, एफ जेड। तो एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए, ये मेरे पास है एफ जेड। अब इसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखो, ये एफ जेड आ गया, इसको एक्सपेंड करूंगा मैं सबसे पहले। तो एफ जेड इक्वल टू, इसको साइन का फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा, तो देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस, देखिए यहां पर 1 अपॉन जेड माइनस ए है, तो हमारी जो सीरीज होती है साइन जेड की वो क्या है, साइन जेड की सीरीज है जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल।
इस सीरीज को यहां पर एक्सपेंड कर देंगे तो यहां पर z की वैल्यू 1 अपॉन जेड माइनस ए है, तो यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर 5 अपॉन इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे आगे की टर्म और मैं नहीं लिख रहा हूं, 3 टर्म से ही काम चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये मेरे पास आ गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसमें कितने टर्म ऐसी है जहां पर z की पावर निगेटिव आ रही है, तो इसमें तो सभी टर्म में z की पावर निगेटिव है और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी कि यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है प्रिंसिपल पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू ए इज, z इक्वल टू ए कैसे सिंगुलरिटी है, इज इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इज इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है z इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और समझाऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट का यूज हम अगले क्वेश्चन में, अगले जो हमारी सिंगुलरिटी है उसमें भी करेंगे। देखो पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से समझो। एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, है ना, यानी कि अगर हम जीरोस, जो हमारा इसका जीरो आएगा, अगर उसके हम लिमिट पॉइंट निकाल दें, देखो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले ये देखो इसका जीरोस क्या होगा ना, जीरोस ऑफ एफ जेड। तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं सेकंड मेथड। इसी को करने का सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ना, सेकंड मेथड देखो कैसे होगा, या इधर ही कर लेते हैं सेकंड मेथड को। देखो सेकंड मेथड जरा ध्यान दो, सेकंड मेथड, इसको करने का दूसरा मेथड क्या है, इसको हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड मेथड क्या कहता है कि आपको पहले इसके जीरोस निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, जीरोस। तो जीरोस ऑफ एफ जेड, और एफ जेड के जीरोस कैसे आते हैं आपको मैंने बताया था, एफ जेड के जीरोस आते हैं, एफ जेड को जीरो पुट कर दीजिए। तो यहां पर मैं एफ जेड को जीरो पुट करूंगा, यानी कि मैं साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब एक बात बता, साइन थीटा जीरो कब होता है, एन पाई पे, तो ये मेरा थीटा का काम कर रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि साइन के केस में साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई सब जीरो होते हैं, प्लस माइनस एन पाई सब जीरो होते हैं, है ना। तो ये साइन एन पाई हो गया। अब मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से अब मैं कैलकुलेट करता हूं जेड की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करेंगे यहां पर, देखो ये मेरे पास 1 अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई आ गई। अब यहां से इसके आगे देखें जरा, इसके आगे हमें करना क्या है, कैसे इसको इसके आगे हम करेंगे। चलिए तो यहां से अब क्या करना है हमें, यहां से मैं एक काम करता हूं, जेड को फाइंड करता हूं। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस ए इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, 1 अपॉन एन पाई, और जेड की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए प्लस 1 अपॉन एन पाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा जीरोस आ गया इसका। और जरा देखो यहां क्या लिखा था, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, यानी कि आपको क्या करना, जीरोस की लिमिट निकालनी है। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस का मतलब है आपको जीरो की लिमिट निकालनी है। तो जीरोस ऑफ लिमिट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास जीरो आया है इसकी आप लिमिट निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे, अब जरा ध्यान देना, इसकी लिमिट आपको कहां पर कैलकुलेट करनी है, इसकी लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे इनफाइनाइट पे, हमेशा इनफाइनाइट पे ही करेंगे। तो लिमिट इस जीरो की जब आप लिमिट निकालेंगे इनफाइनाइट पे, तो अगर वो लिमिट आपके सिंगुलरिटी के बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई सिंगुलरिटी के, तो इसका मतलब आपकी इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो जरा निकाल के देखते हैं कितनी आती है। तो मैं इसकी लिमिट ले लूंगा, तो इसकी लिमिट चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो यहां पर इसकी जब मैं लिमिट लूंगा, देखो कितना आ जाएगा ना, लिमिट और n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, a प्लस 1 अपॉन एन पाई।
अब देखो इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो जरा ध्यान से कितना आ रहा है, इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो यहां पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां पर तो ये तो कांस्टेंट है, ए ऐसे ही रहेगा, एन की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि a प्लस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी कि जो पहले तो आप जीरो निकालो, फिर उस जीरो की इंफिनिटी पे लिमिट निकालो। अगर वो लिमिट आपके सिंगुलर पॉइंट के बराबर आ गई तो आपकी जो सिंगुलैरिटी होगी वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो याद रखें ये मेथड आपको तब लगाना है जब आप एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, जब आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं तब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, और हमारे पास एक सिंगुलैरिटी और बची है लास्ट, दैट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पहले ही समझा चुका हूं। ऐसी सिंगुलैरिटी अगर मान लो हमारा जो फंक्शन है वो z इक्वल टू ए पर नॉट एनालिटिक है, z इक्वल टू ए पर क्या है, नॉट एनालिटिक है, और z इक्वल टू ए के आसपास जितनी भी सराउंडिंग है, अगर उसके सराउंडिंग में भी कोई दूसरा पॉइंट मिल रहा है जो कि सिंगुलर है, क्या है, देखो मान लो हमारा z इक्वल टू ये पॉइंट क्या है, सिंगुलर है, अगर इसके आसपास इसके नेबर में और भी सिंगुलर पॉइंट है तो इसका मतलब सिंगुलैरिटी कैसी होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। अब ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। इफ देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट विद इन ए स्मॉल सर्कल सराउंडिंग z इक्वल टू ए, तो z इक्वल टू ए को सराउंड करने वाला, चलिए मैं एक बार और डायग्राम बना ही देता हूं। देखो ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है z इक्वल टू ए, इसको मैं ले लेता हूं z इक्वल टू ए। यहां पर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाया, एक छोटा सा सर्कल बनाया, छोटा ही सर्कल बनाना है, एक छोटा सा सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट आ जाते हैं या एक भी आ जाता है। अगर इस सर्कल के अंदर इसके सराउंडिंग में और भी सिंगुलर पॉइंट है तो इसका मतलब ये कैसी सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये सिंगुलर पॉइंट था, ये क्या था, सिंगुलर पॉइंट है, और ये भी क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, तो इसके आसपास भी सिंगुलर पॉइंट है, ये सब क्या है, सिंगुलर। तो यहां पर सिंगुलैरिटी होगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, है ना। तो वही लिखा है, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट विद इन ए स्मॉल सर्कल सराउंडिंग z इक्वल टू ए। देखो z इक्वल टू ए को सराउंड करने वाला जो सर्कल है इसके अंदर इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि इसको छोड़ के इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स और भी हैं, ये तो है ही, इसको छोड़ के और भी इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट हैं, तो यही हमें इसमें बता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब आगे देखो, अब इसको कैसे पता करेंगे कि नॉन आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलैरिटी है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है। कैसे पता करेंगे कि नॉन आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलैरिटी है, क्योंकि अभी तक तो हम लॉरेंस रिज से बता दे रहे थे कि भाई अगर प्रिंसिपल पार्ट्स में कोई टर्म नहीं है तो रिमूवेबल है, फाइनाइट है तो पोल है, और अगर इनफाइनाइट है तो फिर हमारे पास इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहां कैसे बताएंगे, तो यहां पर बताने का हमारा एक तरीका है, और वो तरीका ये लिखा है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। इस बार देखो, अभी अभी मैंने बताया था लिमिट पॉइंट, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सेकंड मेथड में क्या किया, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो निकाला था। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो कब निकलता है, आप पहले उसका जीरो निकालिए और जीरो की लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए इनफाइनाइट पे, वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो होगा। यहां पर क्या करना है आपको, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल निकालना है, यानी कि आप पहले अपने फंक्शन का पोल निकालिए और फिर उस पोल पर लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, और उस पोल पर जो लिमिट आएगी अगर वो सिंगुलर पॉइंट के बराबर आ गई तो आपका जो सिंगुलैरिटी है वो नॉन आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलैरिटी, यानी कि लिमिट निकालनी पड़ेगी यहां पर आपको। ठीक है ना, क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट निकालनी पड़ेगी। और बिना लिमिट निकाले हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जैसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल यहां पर ले लिया cot पाई अपॉन 2 का, तो चलिए मैं cot पाई अपॉन 2 का एग्जांपल को जरा एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है cot fz इक्वल टू cot पाई बाई 2, जरा ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए
तो फंक्शन मेरे पास है एफ जेड इक्वल टू कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू, यहां पर पाई जेड और होगा, है ना, कॉट पाई जेड। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि यहां पर, चलिए देखिए यहां पर जेड है ना, थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लीजिए पहले। करेक्शन ये है कि ये नीचे वाला जो टू नहीं है, ये एक्चुअल में यहां पर जेड है, क्या यहां पर जेड है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो गया, एफ जेड इक्वल टू कॉट पाई अपॉन जेड, ये मेरे पास एक फंक्शन है। तो इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू 1/1/10 पाई अपॉन जेड। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, यहां पर अगर आप ध्यान दें देखो इसका एक्सपेंशन, तो कॉट का एक्सपेंशन किसी को याद नहीं होगा, हम, है ना, और एक्सपेंशन हमें यहां पर करना भी नहीं है। अब जरा ध्यान देना, ये कॉट पाई अपॉन जेड है ना, इसमें मैंने इसको 1/10 पाई अपॉन जेड लिख दिया क्योंकि मैं इसमें कैलकुलेट करना चाहता हूं सिंगुलर पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि देखो आप डायरेक्ट भी अगर आप देख के भी समझ में आ जाएगा आपको, मैंने एक बार बताई थी कि अगर आपके पास जो सिंगुलर पॉइंट है अगर वो इनफाइनाइट आ रहे हैं तो इसका मतलब वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर देखो इसमें अगर आप सिंगुलर पॉइंट निकालोगे तो इसके इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट आएंगे। देखो जरा, ये 1/10 पाई बाई जेड बन गया। अब यहां पर देखो अगर आपको इसको सिंगुलर पॉइंट अगर आपको इसके निकालने हैं, सिंगुलर पॉइंट कह लीजिए, पोल कह लीजिए, क्या कह सकते हैं, पोल। तो अगर आप इसको पोल निकालना चाहते हैं तो आपको 10 पाई बाई जेड को 0 रखना पड़ेगा। 10 पाई बाई जेड को क्या रखना पड़ेगा, 0। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखो तो ये एफ जेड इक्वल टू 1/10 पाई बाई जेड है। यहां से क्या करो आप 10 पाई बाई जेड को उठा के 0 रख दीजिए। अगर आप 10 पाई बाई जेड को उठा के 0 रख देंगे तो यहां से पाई अपॉन जेड इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन पाई। एन पाई क्यों, क्योंकि 10 की जो वैल्यू है tan थीटा 0 कब होता है, देखो जैसे साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे 0 होता है, वैसे 10 भी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन जेड को एन पाई ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एन पाई। बात समझ में आ गई, यहां से हमने क्या ले लिया। अब यहां से मैं जेड को निकालता हूं, देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो जेड इक्वल टू आ गया 1/n। जेड इक्वल टू कितना आ गया, 1/n। और n जो है यहां पर वो क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो इंटीजर है। अब जरा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। देखो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करता हूं n की, तो देखो क्या क्या आएगा। n जो है इंटीजर है, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 1 से, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और ये आगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा। यानी कि वैल्यू जो है वो छोटी होती जा रही है। अगर आप इसमें ध्यान दें तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और अगर यहां पर आप इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेंगे तो जेड की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। कहां अप्रोच करेगी, 0 की साइड। तो यहां पर जरा ध्यान दो, कॉट पाई अपॉन जेड, अगर यहां पर जेड है, अगर मैं जेड को 0 रख दूं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। इसका जेड इक्वल टू 0 क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। और अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहां पर ग्राफ से आपको समझाता हूं इस चीज को। देखो ये मेरी वाई एक्सिस और ये रही मेरी एक्स एक्सिस। बाकी दूसरे मेथड से बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको समझ लीजिए। बिना लिमिट निकाले भी आप बता सकते हैं कि ये नॉन आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलैरिटी है। देखो कैसे, अब जरा यहां पर ध्यान देना। देखो जेड की वैल्यू मान लेता हूं यहां पर 1 है, फिर देखो 1 के बाद क्या आ रहा है 1/2, तो यहां पर 1/2 होगी। फिर 1/3 आ रहा, और अंदर आ जाओ, यहां 1/3 होगी। मतलब देखो यहां के बाद इतनी दूर बाद 1/2 आया, फिर थोड़ा पास में आएगा 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे आते जाएगा। आप सोचिए कि 0 पहुंचने में, 0 तक पहुंचने में ये 0 है, 1/3 के और 0 के बीच में 0 पहुंचने में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। अगर मैं मान लो एक पॉइंट में यहां पर मार्क कर देता हूं ये, और मैं कहता हूं कि ये 1/1000 है, तो बताओ 1/1000 और 0 के बीच में कितने पॉइंट और आएंगे, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। अब अगर मैं इस 0 के, 0 क्या है, मेरा सिंगुलर पॉइंट है। यहां से आप देख सकते हैं 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि कॉट अगर मैं यहां 0 कर दूं पाई अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉट इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है, यानी कि z इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर मैं z इक्वल टू 0 के चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना दूं, ये सर्कल मैंने बना दिया,
तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सर्कल के अंदर कितने सिंगुलर पॉइंट और आएंगे, तो देखो इसके अंदर इनफाइनाइट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं मानूं कि सर्कल की बाउंड्री पर 1/1000 आ रहा है, तो 1/1000 और 0 के बीच में भी इनफाइनाइट आएंगे। तो इसका मतलब इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट और आ जाएंगे। और एक बात बताओ, z=0 एक सिंगुलर पॉइंट है, उसके दो चारों तरफ आपने एक छोटा सा सर्कल बनाया और उसमें इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट और आ गए, इसका मतलब सिंगुलैरिटी कौन सी है? नॉन आइसोलेटेड है। यही तो हमारी डेफिनेशन है। यानी कि यहां पर हमने सीधे क्वेश्चन को डेफिनेशन से ही कर दिया, और ये मेथड ज्यादा बेटर है लिमिट वाले से, है ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे एट z=0, जो हमारा z=0 है ना। यहां पर क्या है? z=0 पर इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट आ रहा है विद इन ए सर्कल, विद इन ए स्मॉल सर्कल। एट z=0 देयर आर infinite singular points within a small circle, within a small circle। और इसका मतलब क्या हुआ? this implies that z=0 is an नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये नॉन आइसोलेटेड टाइप की सिंगुलैरिटी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। और अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से देखो, अगर मैं क्या निकाल लूं? लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। अगर मैं पोल का लिमिट पॉइंट निकाल लूं, पोल का क्या निकाल लूं? लिमिट पॉइंट। तो अब जरा ध्यान देना, पोल कैसे आएगा? आपने tan π/z को 0 रखा, तो यहां से आपके पास z की वैल्यू 1/n आ गई। आप इसकी लिमिट निकालिए। क्या निकालिए? लिमिट। तो देखो यहां पर पोल क्या है मेरे पास? यहां पर मेरे पास पोल है z=1/n। मुझे क्या करना है? इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। तो देखो ये इंफिनिटी ही आएगी। क्या आएगी? ये इंफिनिटी आएगी। अब जरा यहां पर ध्यान देना, यानी कि इसकी जो लिमिट आ रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी आ रही है। अगर हम सिंगुलर पॉइंट पर देखें तो इसकी वैल्यू भी इंफिनिटी आ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो ये गिवन फंक्शन है ना, ये जो गिवन फंक्शन है, इसमें किस टाइप की सिंगुलैरिटी है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देखो मैंने एक्चुअली लिमिट इसकी इंफिनिटी पे चेक करी, इंफिनिटी पे चेक करने पे इंफिनिटी ही आ रही है। इसका मतलब नॉन आइसोलेटेड टाइप की क्या है? सिंगुलैरिटी है। तो ये यहां से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहां पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ये क्यों है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का, और ये क्वेश्चन 2022 का जो हमारा मेन पेपर है उसमें आया था, है ना। देखिए क्या है, इसकी सिंगुलैरिटी को डिस्कस करना है। कहां पर? z=a पर और z=इंफिनिटी पर। चलिए चेक करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे फिर से कॉट आ गया, कॉट एक्सपेंड नहीं करेंगे आप, तो z=इंफिनिटी पे इसकी सिंगुलैरिटी को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? अब जरा यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको मैं लिख लेता हूं, f(z)cot πz डिवाइडेड बाई cot πz डिवाइडेड बाई z-a की होल पावर 2। ये हमारे पास फंक्शन है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस बार। f(z) है ना, कॉट को मैंने लिखा cos πz अपॉन z-a और sin πz, ये मैंने लिख दिया। 1/10 πz भी लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। चलिए ये मेरे पास आ गया। अब ये स्क्वायर है। अब यहां पर मुझे क्या करना है? इसका पोल निकालना है। क्या निकालना है? पोल। पोल कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दीजिए, पोल आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका पोल मैं कैलकुलेट करता हूं, देखो जरा कितना आएगा। तो z-a की पावर 2 और sin πz, इसको मैंने रखा 0। तो यहां से मुझे z की देखो 2 वैल्यू मिलेगी। यहां से तो मिल जाएगा मुझे z=a, जो कि एक सेकंड ऑर्डर का पोल होगा। क्या होगा? सेकंड ऑर्डर का पोल होगा, ठीक। इसमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है sin πz, sin
साइन पाई जेड, साइन पाई जेड इक्वल टू 0, तो यहां से साइन पाई जेड इक्वल टू एन पाई, एन पाई। मतलब आप ये देखिए, साइन पाई जेड अगर 0 है तो इसका मतलब पाई जेड की वैल्यू एन पाई है, और यहां से पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू एन आपके पास आ जाएगा, जेड इक्वल टू एन आपके पास आ जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखो जेड इक्वल टू एन आ गया आपके पास, यानी कि यहां पर भी जो आपके पास पोल आ रहे हैं ना वो इनफाइनाइट पोल्स हैं। तो सिंगुलैरिटी जब इनफाइनाइट पोल्स है तो सिंगुलैरिटी आपके पास नॉन आइसोलेटेड ही सिंगुलैरिटी होगी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, अगर यहां पर जो जेड की वैल्यू है वो एन 1 से स्टार्ट हो रही है, और कहां तक है, अगर मैं पहले बात करता हूं एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे, देखो जरा, तो एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, तो अगर आप जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाएंगे तो देखो इन्फिनिटी पे जाएंगे, एन की वैल्यू 1 2 3, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इन्फिनिटी पे जाकर अगर आप सर्कल बनाएंगे, इन्फिनिटी पर जाकर के अगर आप सर्कल बनाएंगे तो सर्कल के अंदर और भी सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना, और भी सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब आपकी सिंगुलैरिटी कैसी हो गई, नॉन आइसोलेटेड टाइप सिंगुलैरिटी हो गई। या फिर आप इसका लिमिट पॉइंट निकाल लें, जरा मैं लिमिट पॉइंट निकालता हूं इसका, देखो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, देखो यहां पर हमारे पास पोल क्या है, एन है, तो लिमिट ऑफ एन, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कितना आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। और देखो जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे आपने निकाला, तो जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी ही आ गया। और यहां पर देखो आपने जब यहां पर एन टेंड्स, एन को अप्रोच किया इंफिनिटी पे, तो आपके पास इंफिनिटी आ गया, क्या आ गया, इंफिनिटी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें अगर हम सिंगुलर पॉइंट को देखें, हाँ इसकी लिमिट हमारी कितनी आई थी, इंफिनिटी, ठीक है। और यहां पर देखो हम 1 से लेके इंफिनिटी की तरफ भी तो जा रहे हैं, हमारा जो जेड इक्वल टू 0 वाला पोल है वो इंफिनिटी पर ही है, कहां पर है, इंफिनिटी पे, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, इंफिनिटी पे हम जा रहे हैं, बात समझ में आ गई। और देखो वहां पर आंसर भी इंफिनिटी आ रहा है, सिमिलरली यहां पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब लिमिट पॉइंट इसका क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो आप यहां पर लिखेंगे, है ना, यहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए क्या था यहां पर, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो क्योंकि लिमिट पॉइंट इंफिनिटी आ गई, तो आप यहां पर कहेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट गिवन देयर इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो यहां पर सिंगुलैरिटी कैसी है, नॉन आइसोलेटेड। देखो सिंपल सी बात है, नॉन आइसोलेटेड मतलब जहां पर आपके पास नंबर ऑफ पोल्स इनफाइनाइट आ रहे हो, और अगर आपको उस पोल की लिमिट लेने पर, लिमिट कहां लेनी है, इन्फिनिटी पे, अगर आपको क्या करना, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, जो भी आपके पास पोल आ रहा है उसमें आप एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो। अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब जिस पॉइंट पर आपको चेक करना था वही पॉइंट आ जाता है, तो ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। देखो इस केस में आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहां पर सर जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट, लेकिन हम चेक कहां कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे, तो इसलिए इन्फिनिटी आ रहा है वहां पर, तो इसलिए कैसे होगी, नॉन आइसोलेटेड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी हो गई। तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो इसको थोड़े से 2-4 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करेंगे, मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं आपको डीपीपी में, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आप फंक्शन को एक्सपेंड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना। और अगर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, देखो एक्सपेंड हो रहा है तो सिंपल सी बात है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन होगा, एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो वो जनरली नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन होगा। और उसमें जैसे आपके पास जो पोल है, जैसे आपके पास जो पोल है, आप पोल निकालेंगे उसमें, और जैसे आपके पास जो पोल है वो इनफाइनाइट आ जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर पोल एन आ रहा है तो एन क्या वेरी करेगा, तो जब आप एन की लिमिट निकालेंगे इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी आएगी, तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलैरिटी कैसी है। अच्छा यहाँ पर जेड इक्वल टू ए पर भी पूछा है, तो देखो जेड इक्वल टू ए की जब हम बात करेंगे तो जेड इक्वल टू ए क्या है, एक पोल है ना, और कैसा पोल है, इट इज अ पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। यानी कि यहां पर आप सीधे बस लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट ऑल्सो जेड इक्वल टू ए इज
अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी इन दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।